गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज जिस हम टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे संविधान के अंदर जो अनुसूचियाँ अंतर्निहित हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने संविधान के विभिन्न भाग और उनके अनुच्छेद उनका अध्ययन किया था। आज हम हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों में किसका उल्लेख है, क्या क्या उल्लेख है, आज हम एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें स्पष्ट तौर से जो विषय उसके अंतर्गत है वो है भारतीय गणराज्यों के राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, टेरिटरीज, राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। वर्तमान में हमारे भारत के 28 राज्य, उनका उल्लेख है, तथा हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम तथा उनकी सीमाएं, इनका पूरा उल्लेख हमारे संविधान की पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें भारत गणराज्य के सभी राज्यों के नाम और हमारे केंद्र शासित प्रदेश तथा यूनियन टेरिटरी जो 8 हैं, इनका नाम का उल्लेख किया गया है। उसमें सबकी सीमाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। और ये मैंने आपको कल हमारे संविधान के भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक वही उल्लेख किया गया है। वो हमारे संविधान की पहली अनुसूची में अर्थात प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, दूसरी जो अनुसूची है उसमें हमारे भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, हमारे राज्यों की जो विधानसभा है, तो राज्यों की जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी अर्थात जो भी मैंने इनका सबका उच्चारण किया, जो नाम बताए आपको, इन सभी के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट एक बार और कर रहा हूं मैं आपको, समझिए कि हमारे संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विभिन्न राज्यों के जो विधानमंडल अर्थात विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, इन सभी के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े जो भी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, इनका पूरा उल्लेख इसमें है संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं प्रमुख तौर से, जिसमें इनका उल्लेख किया गया है, उन्हीं के वेतन, भत्तों और पेंशन का प्रावधान किया गया है। बात स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची हमारे संविधान की थर्ड शेड्यूल। अब देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में हमारे जो, मैं अभी आपको एक एक करके नाम उनका अनुकरण करूंगा, बताऊंगा कि किसके क्या क्या है। इनमें जो भी नाम लूंगा इन सबकी शपथ, ओथ, शपथ और प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिए गए हैं। अर्थात जो भी पदाधिकारी हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो एक शपथ ली जाती है पद ग्रहण करते समय,
तो उन शपथों का ही पूरा पूरा प्रारूप दिया हुआ है। अब देखिए, आप समझिए इस बात को। आपको पता होगा कि हमारे संघ के जो मंत्री हैं, हमारे चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो चुनाव लोकसभा के, राज्यसभा यानी संसद के जो चुनाव होते हैं, उनके जो प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ते समय जो प्रत्याशी हैं उनका है, हमारे संसद के सदस्य हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, राज्यों के जो मंत्री हैं, या राज्य विधानमंडलों के जो चुनावों के जो प्रत्याशी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, इन सभी के शपथ का पूरा पूरा प्रारूप किसमें दिया हुआ है? हमारे संविधान की 3री अनुसूची में। देखिए, एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे संविधान की जो 3री अनुसूची है, उसमें हमारे संघ के मंत्रियों, हमारे संसद के चुनावों के जो प्रत्याशी हैं, संसद के जो सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, राज्यों के जो मंत्री हैं या राज्य विधानमंडल में चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य जो हमारी विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य होते हैं उनके, और हमारे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, इन सभी के शपथ का पूरा पूरा प्रारूप किसमें दे रखा है? संविधान की 3री अनुसूची में। इसलिए आपको स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान की 3री अनुसूची का नाम आते ही आपको स्पष्ट तौर से मैंने जो आपको निम्न पदाधिकारी बताए, इनकी शपथ का उल्लेख किया हुआ है। ध्यान रखना, 3री अनुसूची में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली और एक भारत गणराज्य के स्टेट के हेड होने के नाते हमारे राष्ट्रपति का अलग से आर्टिकल 60 में इनकी शपथ का उल्लेख कर रखा है। लेकिन 3री अनुसूची में जो भी आपको मैंने नाम बताए, इन्हीं पदाधिकारियों के और जो मंत्री हैं, प्रत्याशी हैं, सदस्य हैं, इन सबके शपथ का उल्लेख किया गया है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बेहद आसान है, बेहद स्पष्ट है। देखो, अभी हमने 3 अनुसूची के बारे में पढ़ा है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनके सभी के शपथ का उल्लेख कर रखा है। आई बात समझ में? अगला देखते हैं 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। अब देखिए, हमारी जो संसद का जो उच्च सदन है, अपर हाउस है, राज्यों का जो सदन है, जिसका नाम है राज्यसभा, तो भारत गणराज्य के विभिन्न प्रांत, अर्थात इसको सामान्य भाषा में अपन राज्य कह सकते हैं, कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। कहने का तात्पर्य, हमारे राज्यसभा की जो सीटें हैं, उन सीटों का आवंटन किया हुआ किसमें? हमारे संविधान की 4थी अनुसूची में। संविधान की 4थी अनुसूची में स्पष्ट तौर से सब राज्यों की अलग अलग सीटों का आवंटन कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में अमेरिका की तरह, क्योंकि हमारी राज्यसभा सीनेट के करीब है, और सीनेट कहाँ का सदन है? अमेरिका का। तो वहाँ पर सीनेट में क्या है कि अमेरिका के 50 राज्य, और सभी के साथ समानता का उल्लेख करते हुए उन्होंने हर राज्य को 2 सीटें दी है। 50 राज्य, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो नहीं देखा जाएगा, सब राज्यों को 2 सीटें। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया हुआ है कि जिस राज्य की जो जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया है। इसलिए भारत के हर एक राज्य के लिए अलग अलग हमारी राज्यसभा की सीटें आवंटित कर रखी। तो आपको समझना है कि हमारे संविधान की जो 4थी अनुसूची है, उसमें भारत राज्य के सभी राज्यों का जो राज्यसभा की सीटें हैं, उनका आवंटन किया हुआ है। उनको सबको पर्टिकुलर सीटें मिली हुई हैं कि इस राज्य से, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। गुजरात की 11 सीटें। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा यूपी की कितनी सीटें? इस प्रकार से। तो ये सब अलग अलग राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन कर रखा है। ये है हमारे संविधान की 4थी अनुसूची। अगली है 5th शेड्यूल, अर्थात 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? भारतीय गणराज्य के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। हमारे भारत के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो ट्राइबल हैं,
पूर्वोत्तर भारत में हैं। यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कुछ ऐसे हिस्से हैं, गुजरात का जो डांग क्षेत्र है, इस प्रकार के जो ट्राइबल एरिया हैं, उन ट्राइबल एरियाओं के प्रशासन के लिए और कुछ स्वायत्त परिषदें हैं, उनके लिए कुछ अलग से अधिकार दे रखे हैं, उनके लिए जो कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। तो इनका हमारे संविधान की पाँचवीं जो अनुसूची है उसमें पूरा उल्लेख कर रखा है, और आपने आर्टिकल 244(1) में भी इनका पूरा उल्लेख कर रखा है। तो ये है हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची। स्पष्ट तौर से कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ, उनके प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में हमारे राष्ट्रपति को शक्ति है, राज्यपाल को शक्ति है कि उनके कल्याण के लिए कुछ ऐसे प्रावधान करें, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें। तो इनका ये संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख कर रखा है। अगली जो है हमारी शेड्यूल है वो है 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। भारत के 4 राज्य, भारत गणराज्य के 4 राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार रिपीट और कर रहा हूँ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध कर रखे हैं संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया हैं, विशेष तौर से इन चारों राज्यों के जो ट्राइबल एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन के बारे में उपबंध कर रखे हैं। वहाँ पर सरकार के लिए कुछ विशेष अलग से इस प्रकार से विभाग बनाए जाते हैं उनके कल्याण के लिए। उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कुछ आदेश जारी होते हैं और उनके लोगों के जो, ताकि एक तो विकास की मुख्य धारा में आ जाए, और दूसरा वो जो ट्राइबल हैं जो अपनी कुछ परंपराएं को फॉलो करते हैं, तो उनकी परंपराओं के साथ साथ विकास दोनों का तालमेल बैठाने के लिए कुछ विशेष उपबंध कर रखे हैं। उनके बारे में हमारे इस अनुसूची में उल्लेख कर रखा है संविधान की 6ठी अनुसूची। अगली जो हमारी अनुसूची है वो संविधान की है 7वीं अनुसूची, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हमारे भारत गणराज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो संघात्मक राज्य होते हैं, और संघात्मक राज्यों की पहचान होती है कि वहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। जो विषय होते हैं, कुछ विषय केंद्र के होते हैं, कुछ विषय राज्य के होते हैं, और कुछ विषय जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसमें काम करते हैं। तो देखिए हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण अर्थात अलग अलग विषयों का वितरण पाया जाता है। देखिए हमारे संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों का उल्लेख कर रखा है। अब इसमें जो विषय थे मूल संविधान में, इन सूचियों में जो विषय थे, तो संघ सूची में थे 97। संघ सूची में कितने विषय थे? 97। राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में थे 47 विषय। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब ठीक है, कई पुस्तकों में अब वर्तमान में बताया जाता है कि संघ सूची जो हमारी यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, उसमें 100 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची उसमें 61 हो गए, और समवर्ती में 52 हो गए। वो इसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी सरकार के समय हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन से क्या किया थे कि राज्य सूची से कुछ 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिए थे, क्योंकि सरकार को लगा कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे केंद्र और राज्य दोनों का तालमेल और उस पर उसमें काम करना जरूरी है। तो कई पुस्तकों में बताया जाता है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 हो गए हैं, 100 हो गए, राज्य सूची में 61 और समवर्ती में 52। लेकिन आपको स्पष्ट तौर से ध्यान रखना है कि आज भी हमारे भारत के संविधान में जो क्रमश है या जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो आज भी संघ सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती में 47 यानी 47 है। ठीक है, इसलिए मूल संविधान को ही अपन मानेंगे। अब देखिए अगली है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है अर्थात उल्लेख किया गया है। संविधान के द्वारा हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज है, उनको एक मान्यता प्रदान की गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख कर रखा है। अब वर्तमान में भाषा
जो उसमें 8वीं अनुसूची में उल्लेख कर रखा है वो है 22, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी। ठीक है, अब ये मैं आपको एक एक बता देता हूँ कौन कौन सी भाषा हैं। तो देखिए, याद यहाँ पर ये रखना है कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। देखिए, पहली है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान की 22 भाषा हैं जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त उनको सूची है, अर्थात उनको मान्यता मिली हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे राजस्थान के लिए, राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता प्रदान कराने के लिए काफ़ी लंबे समय से एक प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार के समक्ष दबाव भी बनाया जाता है कि हमारे राजस्थानी को भी संविधान में 8वीं अनुसूची में जगह दीजिए, उनको भी मान्यता प्रदान कर दीजिए, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं है, अभी तक यूँ ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं? 22। अब ये मैंने आपको 8 अनुसूचियों तक उल्लेख किया है। अब ये 8 की 8 मूल संविधान में थी। ठीक है, अब उसके बाद में धीरे 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 बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 12 अनुसूची हो गई है। तो संविधान लागू होने के बाद में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब हम उनका अध्ययन करेंगे कि किसमें क्या है। देखिए, 9वीं अनुसूची क्या है? देखिए, आप सभी को पता है हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो कई चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी थी भयंकर रूप से। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भयंकर से भयंकर समस्याएं थी। यहाँ तक कि उस समय हमारे लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए जो खाद्यान्न था वो खाद्यान्न पे हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता था। हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं निर्माण होता था। हर एक प्रकार से चुनौतियों से भरा हुआ हमारा एक देश हमारे हाथों में मिला था। तो एक तो ये भी समस्या थी। दूसरी ये थी कि तत्कालीन समय में भारत के, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश भारत था, रियासतें थी, राजा थे, रजवाड़े थे, जागीरदारी प्रथाएं थी। तो भारत में कुछ ऐसे हमारे भारतीय नागरिक थे, समुदाय थे, वर्ग थे जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, भूमि उनके पास वो मतलब भूमिहीन थे। और कुछ ऐसे थे समुदाय जिनके पास भूमि जरूरत से भी ज़्यादा काफ़ी संख्या में, मतलब काफ़ी मात्रा में उनके पास, कई एकड़ में उनके पास ज़मीन थी। तो भारत तत्कालीन सरकार ने ये भी सरकार ने कार्यक्रम बनाया भारत में भूमि सुधार, कि कुछ भूमि सुधार के लिए कानून बनाए जाए। और आपको पता होगा कि इस सरकार कानून के द्वारा भी काम कर रही है। और हमारे देश के, हमारे स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे जो भूदान नाम से एक आंदोलन भी चला रहे थे। अब भूदान आंदोलन में क्या था कि ये बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, जागीरदारों से संपर्क करते, उनसे कहते हैं कि आपके पास इतनी ज़मीन है, कुछ ज़मीन आप ऐसे गरीबों को दान कर दीजिए जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। तो एक तरफ ये भूदान आंदोलन चल रहा था ताकि हमारे भूमिहीन श्रमिक हैं, जो वो लोग हैं, उनको भूमि भी मिले। लेकिन ये ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, एक कह सकते थे, माने न माने उनकी मर्जी थी, लेकिन ये भी उनका एक सामाजिक सरोकार में उनका एक अच्छा कदम था। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ कानून बनाए, भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून बनाए, जमींदारी उन्मूलन के लिए कुछ कानून बनाए। तो आप देखिए कि हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी था। तो संपत्ति का अधिकार था, तो जमीन भी आप देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने जो जमीन होती है वो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है अपनी व्यक्तिगत। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए जब कानून बनाए, तो कईयों को ऐसा लगा, बड़े बड़े जागीरदारों को ऐसा लगा जिनके पास काफ़ी मात्रा में जमीन थी, उनको लगा कि हमारी संपत्ति सरकार हमसे छीन रही है। अगर सरकार ले तो वो तो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते, तो दिक्कत रहती है कि कैसा करें, क्या करें। तो हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई संविधान के पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब वो इस पहले संविधान संशोधन 1951 में हो गया, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया और उसमें ये अनुसूची जोड़ी। और इसका जो उद्देश्य ये था कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले जो भी कानून हैं, अधिनियम है, नियम है या विनियम है, उनको न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सकता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ
कि सरकार के द्वारा जो भी भूमि सुधार और जागीरदारी प्रथा उन्मूलन के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अर्थात हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू करें तो फिर वही दिक्कत हो जाती कि भाई प्रॉपर्टी कोई किसी के छीन नहीं सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार था। तो 9वीं अनुसूची में ये है कि 9वीं अनुसूची में जो भी राज्य के कानून होंगे, केंद्र का कानून होगा, वो उस कानून मतलब इस अनुसूची में डालने के बाद में वो कानून हमारी न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, अर्थात उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से वो बाहर हो जाएगा, ताकि न्यायपालिका कोई दखलंदाजी नहीं होगी, तो सरकार आसानी से जो अपना कार्य करना चाहती है वो आराम से कर सकती थी। तो इसलिए हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ताकि राज्यों के और केंद्र के जो भी कानून हैं उसमें डाले जाएंगे और हमारी न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर पाएगी, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से काम कर पाएगी। ये थी हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची। अब इसमें आज तक की जो करीबन जो कानून है वो 282 से भी ज़्यादा राज्यों के और केंद्र के उसमें प्रविष्टियाँ शामिल हैं। लेकिन एक बात और आपको सुनना है, समझना है, वो क्या है? आपको पता होगा 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती फैसला आया था, निर्णय आया था। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केशवानंद भारती मामले के निर्णय की जो तिथि है, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले जो भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपको याद रखना है। ये हो गई 9वीं अनुसूची। अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखिए, 1969 के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नया सिस्टम शुरू हुआ, दल बदल। दल बदल की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ने अचानक से शुरू हो गई। यानी उस समय एक स्लोगन हो गया, एक नारा हो गया, आया राम गया राम। किस पार्टी से जीते हो और किस पार्टी में शामिल हो गए। सुबह कोई और पार्टी में थे, शाम को किसी और पार्टी में चले गए। तो इससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। जनता के साथ भी धोखा होता है कि जनता ने जिस पार्टी के साथ अपना विश्वास जताया था और उस पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर उस व्यक्ति को चुना और वो फिर किसी और पार्टी में शामिल हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी कि इसको कैसे रोके, दल बदल को, दल बदल पर कैसे नियंत्रण पाए। तो इसके लिए हमारी सरकार ने, तत्कालीन समय में हमारे राजीव गांधी सरकार थी, ठीक है। अब इस सरकार ने क्या किया, दल बदल पर रोक लगाने के लिए संविधान के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया, जिसके तहत उन्होंने दल बदल पर रोक लगाने की एक कानून का स्वरूप लिया और हमारे संविधान के अंतर्गत एक नवी अनुसूची जोड़ी गई, वो थी 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। ठीक है, उसमें ये पूरा उल्लेख किया है कि किस आधार पर कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। तो उसमें स्पष्ट था कि किस आधार पर वो संसद अर्थात या फिर अपने राज्य के विधानमंडलों के सदस्य कैसे नहीं रह सकते। तो पहला तो ये कि यहाँ वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे कि भाई मैं इस दल का सदस्य नहीं रह सकता, वो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। या फिर वह निर्दलीय रूप से चुनाव जीता था, यानी वो निर्वाचित सदस्य कैसा था, निर्दलीय, किंतु वह किसी जीतने के बाद अचानक से किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो भी वो सदस्य नहीं रहेगा। और यदि वे मनोनीत सदस्य हैं किंतु शपथ ग्रहण के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो भी वो सदस्य नहीं लेगा। या फिर वे सदन में अपने दल के विरुद्ध मतदान, मतलब अपने दल के जो निर्देश होते हैं उनके विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है, तो फिर यहाँ तो उसकी 2 कंडीशन है कि 15 दिनों के भीतर वो दल या तो उसको क्षमा कर देता है या तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी, नहीं फिर उसकी सदस्य नहीं रहेगी, ये कंडीशन है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया था कि यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य, ध्यान रखना 1/3 सदस्य, 1/3, किसी राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य उससे अलग हो जाएं तो इसे दल का विघटन माना जाएगा। तो इस स्थिति में सदस्यों का सदस्यता खत्म नहीं होगी। ठीक है,
ये इस प्रकार के उसमें प्रावधान कर रखे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में 1/3 को भी हमारे संसद के और विधान मंडलों के सदस्यों ने उसको भी नागवार कर दिया, उसको भी नहीं देखा। उससे भी अचानक से ज़्यादा संख्या में दल बदल होता रहा। तब फिर क्या हुआ, 91वें संविधान संशोधन 2003 वाजपेयी सरकार, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें संशोधन किया गया। किसमें? 10वीं अनुसूची में। और संशोधन करके क्या किया, दल बदल विरोधी कानून में कुछ नया प्रावधान जोड़ा। उसमें अब 1/3 की जगह 2/3 कर दिया गया, 2/3। 1/3 की जगह कितना, 2/3। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अब किसी में दल बदल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, फिर भी इस करने के बाद में भी थोड़ा सा कई बार सुनने को मिलता है दल बदल का। खैर वो एक बात है, लोकतंत्र ऐसे स्वाभाविक थोड़ी छोटी प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन जो 70, 80, 90 के दशक में जो दिखता था वो अब कम हो गया और काफ़ी तौर पे अस्थिरता थी, वो उसको स्थिरता में ला दिया गया। अगला है 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों लगभग एक साथ ही जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में क्या है कि हमारी जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज जो है, अब इसको हमारे लोकतंत्र का तृतीय स्तर अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे ये तृणमूल सरकार, स्थानीय सरकार, इस स्थानीय सरकार को, पंचायती राज व्यवस्थाओं को और हमारे नगरीय शासन अर्थात नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद, इनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए हमारे संविधान में 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता अर्थात पंचायतों को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई है। ठीक है, इसमें जो उनको विषय सौंपे गए हैं वो हैं 29 विषय। ठीक है, यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जुड़ी गई थी। ठीक है, फिर 12वीं जो अनुसूची है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिकाओं के लिए। इसमें भी नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें करीबन 18 विषय हैं और यह हमारे संविधान की जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों को एक एक करके। हमारे लिए जानकारी जरूरी है कि हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।